आपने सवाल किया कि सरकार ने यूपीएस लेकर के आई। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं, एंड हम चाहते हैं हमारा कॉर्पस विद इंटरेस्ट वापस दे दे, और जो यूपीएस में बात करती है सरकार 50% प्लस डीए की, वो हमें मिल जाए। सर 9 नवंबर की मैंने पहले बताया 2 मुख्य मांगे रहेंगी। एक तो हम चाहते हैं एसेंशियल सर्विस जो 25 साल है उसको 20 साल कर दिया जाए। आज हम एक बहुत बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ आए हैं, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमने विनोद यादव जी को इनवाइट किया है। विनोद यादव जी, पत्रिका संवाद में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो विनोद यादव जी, आप अपना परिचय दीजिए और उसके बाद ये बताइए कि यूपीएस, एनपीएस, ओपीएस, सरकार ने 3 पेंशन स्कीम निकाली हुई है एम्प्लॉय के लिए, और तीनों में से आप किसी भी पेंशन स्कीम्स के साथ सहमत नज़र नहीं आते। आप सभी से असहमत है, फिर आपका आंदोलन शुरू है। आप दिल्ली के रामलीला मैदान में भी इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। तो ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष में ही चल रहा है एम्प्लॉय के लिए। तो ये मुद्दा क्या है और क्या इसका समाधान नज़र आता है? सरकार ने बहुत सारी बात आपकी मान ली है, क्योंकि तरह तरह के न्यूज़पेपर में दूसरे माध्यमों से चीज़ें सामने आती है कि सरकार बहुत सारी बात मान लेती है, उसके बाद भी आपकी डिमांड ख़त्म नहीं हो पा रही है। तो अपने परिचय के साथ ये सारे सवालों का आप जवाब दे प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं विनोद यादव, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली, साथ साथ प्रवक्ता प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच, जो दिल्ली की टीचिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। आपने सवाल किया कि सरकार ने यूपीएस लेकर के आई। हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहते हैं या सवाल करना चाहते हैं, एनपीएस में कमी थी तो कहीं ना कहीं कमी को अपने को दूर करने के लिए सरकार यूपीएस लेकर के आई। हमारा पहले दिन से ही सरकार से यही डिमांड थी कि हमें गारंटी दी जाए। सरकार ने यूपीएस में गारंटी की बात तो की, लेकिन समस्या थोड़ा सा तेज तरारी दिखा करके सरकार ने घुमा दिया। हमारे कॉर्पस पर कहीं ना कहीं सरकार की नज़र ठीक नहीं है। हम चाहते हैं हमारा कॉर्पस विद इंटरेस्ट वापस दे दे, और जो यूपीएस में बात करती है सरकार 50% प्लस डीए की, वो हमें मिल जाए। फिर हमें मतलब नहीं है सरकार उसका नाम यूपीएस रखे, एनपीएस रखे, जो भी रखना चाहे। तो हम तो कहते हैं चाहे नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम ही क्यों ना रखे, हमें नाम से मतलब नहीं, हमें वो सुविधाएं चाहिए जो यूपीएस में थी। और ये कहीं भी मुश्किल काम नहीं है। हम सरकार से जितनी बार भी वार्ता हुई, चाहे फाइनेंस सेक्रेटरीज को लेकर के, फाइनेंस सेक्रेटरीज से लगा लो या सभी से, हम टेक्निकली लड़ाई लड़ते हैं। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो शुरू से टेक्निकली लड़ाई लड़ता है, और कहीं भी हमारा हंगामा खड़ा करना कभी मकसद नहीं रहा। आपको और भी बता दूं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सरकार से जेसीएम के अलावा 4 बार वार्ता हुई है, और जेसीएम वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टाफ साइड से सरकार से वार्तालाप करती है, सरकार के सामने कर्मचारी की बातों को रखती है। उसके अलावा ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 बार सरकार के सामने टेक्निकली सॉल्यूशन के साथ बैठी और उनको समझाया कि कहीं भी पुरानी पेंशन या पेंशन देना मुश्किल नहीं है। सरकार की मनसा नियत की एक बार, क्योंकि मोदी जी बड़े व्यक्तित्व हैं, उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए हैं, चाहे धारा 370 को ख़त्म करने की बात हो, चाहे राम मंदिर की। जब ये सारे मुद्दे हो सकते हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कहा जाता है कि भारत देश अर्थव्यवस्था के मामले में आर्थिक रूप से तीसरे नंबर पर है। तो जब तीसरे नंबर पर है, हम आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ हैं, तो कर्मचारी को ओपीएस देने में कहीं कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ओपीएस में इतना ज़्यादा कर्मचारी किसी भी तरह से बाधक नहीं है। कर्मचारी को आसानी से दी जा सकती है और उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मुश्किल तब होती है जब कोई सॉल्यूशन नहीं हो। कर्मचारी सरकार का हिस्सा है। हम ये कहें, हमारी लड़ाई किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। हम ना किसी पार्टी के लिए काम करते हैं, हमारी लड़ाई केवल और केवल सरकार से। जो सरकार सत्ता में होगी हम उससे मांग करेंगे, उसी से झगड़ेंगे, उसी से वार्तालाप करेंगे, उसी से बात करेंगे, टेबल टॉक करेंगे। हमारा मकसद केवल और केवल कर्मचारी हित है। राजनीतिक ना दल के लिए काम करते हैं, हम केवल और केवल कर्मचारियों के मुद्दे के लिए बात करते हैं, उनके मुद्दों को लेकर के सरकार के साथ वार्ता करते हैं। आपके पक्ष में कांग्रेस के बड़े नेता चिदम्बरम ने भी बड़ा बयान दिया था आपके पक्ष में। तो ये राजनीतिकरण हो गया आपकी समस्याओं का। इस तरह से आप यदि राजनीतिक दलों से समर्थन मांगते रहे तो सरकार से समाधान मिलने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है।
नहीं, तो- मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, हमने जितनी बार भी प्रोग्राम किया है, किसी भी राजनीतिक मंच के साथ किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ कभी मंच साझा नहीं किया। दूसरी बात, जो आप चिदम्बरम जी के बयान की बात कर रहे हैं, वो बयान उन्होंने लोकसभा चुनाव के समय दिया था, जिसमें ये कहा गया था यदि हम सत्ता में होते तो हम भी एनपीएस रिव्यू कमेटी बनाते, जिस तरह से वर्तमान सरकार ने बनाई है। उनका ये बयान था। बाकी हमें ये था, विरोधी एक ओपीएस एक अच्छा मुद्दा है, विरोधी को अपने मैनिफेस्टो में रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं इनको समझ में क्यों नहीं आया। जब 25 डिमांड शामिल की गई थी तो एक डिमांड आराम से ओपीएस बहाली की जा सकती थी, वो कहीं भी कोई मुश्किल नहीं था, और कर्मचारियों के मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को वो आराम से समझ सकते थे, उनके हित में खड़े हो सकते थे। अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की स्टेटमेंट आती रही है इस मामले को लेकर, ओपीएस, एनपीएस, यूपीएस को लेकर। हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय खट्टर जी ने एक बार स्टेटमेंट जारी करके कहा कि यदि ओपीएस लागू कर दी जाती है तो 2030 तक देश दिवालिया होने की स्थिति में आ जाएगा। तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा करेक्शन कर दूं। इस तरह का बयान पहले सुशील मोदी जी, जो बिहार के डिप्टी सीएम रहे, उन्होंने कहा था यदि कर्मचारियों को ओपीएस दे दी गई तो देश की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। आर्थिक रूप से उस समय श्रीलंका बहुत कमज़ोर था। मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, जो हमारे माननीय हैं एमएलए, एमएलसीज, एमपीज, जो 4-4 पेंशन लेते हैं, क्या वो 4-4 पेंशन लेकर के देश को यूरोप बना रहे हैं? एक कर्मचारी जो 30-35 साल सेवा देता है, देश के हित के लिए काम करता है, और वो कर्मचारी सरकार का हिस्सा होकर के वो काम करता है, वो एक अपने ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी की बात करता है, उसको बुढ़ापा जो 30-35 साल उसने अपना गोल्डन टाइम दे दिया, वो केवल और केवल सरकार से ये मांग करता है कि उसका गुजारा आराम से, क्योंकि ओल्ड एज में उसको चाहे मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के उसके जो खर्चा है या जीवन यापन का है, वो आराम से सर्वाइव कर पाए, सिर्फ इतनी मांग करता है। जब पूरा समय दे दिया सरकार के कार्यों में, सरकार के साथ कदम मिला करके चलता है। आप याद करिए कोविड का समय, जब और सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, यही गवर्नमेंट कर्मचारी था जो पूरी तरह से ताकत से लगा हुआ था और सरकार की सारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकारी कर्मचारी कर रहा था। वो हॉस्पिटल से लेकर के एयरपोर्ट तक, और कर्मचारियों को मतलब वहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, हर जगह वो काम कर रहा था। तो सरकारी कर्मचारी तो सरकार का एक मजबूत हिस्सा है, उसको लेकर के साथ लेकर के चलना चाहिए सरकार को। और आर्थिक रूप से संपन्नता कर्मचारी और सरकार जब मिल के काम करते हैं, देश चहुमुखी विकास करता है। कर्मचारी सरकार का ही एक हिस्सा होता है, ऐसे हमारी किताबों में लिखा है कि सरकारी कर्मचारी सरकार का एक हिस्सा होता है। सरकार के नुमाइंदे जो चुन कर जाते हैं वो कानून बनाते हैं, इसलिए वो विधानमंडल कहलाते हैं। उसके बाद जो लोग उनको लागू करते हैं वो कर्मचारी होते हैं, तो वो कार्यपालिका कहलाती है। तो आप कार्यपालिका का हिस्सा है। आपका कहने का मतलब है विधानमंडल के लोगों को तो पेंशन मिल जाती है, तो कार्यमंडल के लोगों को पेंशन नहीं मिल पाती। तो ये इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया है, क्योंकि विधानमंडल स्वयं अपने निर्णय करता है, स्वयं अपनी पेंशन बनाता है, स्वयं अपने वेतन बनाता है, उनके पास स्वयं की शक्तियाँ है। जबकि कार्यपालिका यानी कि कर्मचारी के पास स्वयं की कोई शक्तियाँ नहीं, वो विधानमंडल की तरफ देखता है। तो जब उनकी बात आती है तो विधानमंडल देने से मना कर देता है। ऐसी ही आप बात कहना चाहते हैं? नहीं, हम सिंपल सी बात करते हैं। आज हर जगह मुद्दा है एक देश एक विधान एक संविधान, और ताज़ा चर्चा चल रही है एक देश एक चुनाव। जब सारी चीज़ें एक हो सकती थी, एक देश एक पेंशन क्यों नहीं हो सकती? जब कर्मचारी को जब नेता ले सकते हैं, हमें बांटा क्यों जाता है? पैरामिलिट्री जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है, उससे भी आगे बढ़ करके सेवा दे रही है, उनको ये फैसिलिटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कोई एक युवा जाता है, उसको ना शहीद का दर्जा है, ना उसका आगे का सर्वाइव करने का है, तो पेंशन देनी चाहिए। और पेंशन एक तरह से कोई भत्ता नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है जो सरकार नहीं दे पाए, बहुत आसानी से दी जा सकती है। केवल मनसा और नीयत की ज़रूरत है। बहुत आसानी से ये पेंशन जो ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी है, कर्मचारी को दी जा सकती है। आपका एक मुद्दा और बहुत ज्वलंत है, जो बार बार अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से चलता रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया कि टेट का मुद्दा, टीईटी टेस्ट। ये टीईटी टेस्ट आप लोगों को जो सर्विस में हैं, जो बहुत पहले से सर्विस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि उन लोगों को भी टेट की परीक्षा पास करनी होगी। तो आप भी इस सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से भी सहमत नजर नहीं आते, आपका संगठन?
तो सर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इसको लेकर के जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के, हम किसी भी व्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमें सोचना पड़ेगा, समय के अनुरूप, समय की परिस्थिति के अनुसार जो अमेंडमेंट्स होते हैं, चाहे आप इनिशियल लेवल पर पुराने समय में देखेंगे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल 12th होती थी। 12th जो होते थे वो टीचिंग लाइन में आ जाते थे। उसके बाद में कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज आए, चाहे वो उसको जेबीटी बोल देते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन बोल देते हैं, बैचलर इन एजुकेशन बोल देते हैं, एमएड हो गया, मास्टर इन एजुकेशन बोल देते हैं, और जो कॉलेज काडर के अलग अलग लेवल के वो रहे। इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन जब समय के अनुसार सारी चीज़ें हुई, एसटेट, सीटेट पूरे नेशनल लेवल पर हुआ, सारी चीज़ें जो एसेंशियल सर्विस थी, जब ज्वाइनिंग की बात हुई उस समय सारी क्वालिफिकेशन पूरा करके टीचर लगता है। पहले वो एकेडमिक्स पूरी करता है, फिर प्रोफेशनल कोर्स करता है, उसके बाद एलिजिबिलिटी टेस्ट पूरा करता है। लगभग मुझे जहाँ तक याद है 2008 के आसपास ये सीटेट आया, या स्टेट्स में अलग अलग स्टेट वगैरह इस तरह से आए, जैसे हरियाणा में स्टेट आए। वो सारी एसेंशियल क्वालिफाई करके वो टीचर लगता है और वो ज्वाइन करता है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट समय समय पर कोर्स करवाता है, सेमिनार करवाता है, वर्कशॉप करवाता है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली होते हैं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट को इस तरह के बयान, यदि इस चीज़ को लेकर के कोई रहा भी है, कोर्ट के दिमाग में कुछ ऐसी शंका भी रही है, तो हमें लगता है शिक्षक जो समाज है उसके रिप्रेजेंटेटिव है, उससे जुड़े हुए लोगों से एक बार चर्चा ज़रूर कर लेनी चाहिए थी। इस तरह लेकर के कोई शक और शंका नहीं रहती। और जहाँ तक शिक्षक वो है जो देश की नींव को खड़ी करता है, तैयार करता है, वो प्योर तैयार करता है। देश की सबसे बड़ी जो ताकत है वो गुरु है, और गुरु बिल्कुल पूरी तरह से पूरे समाज को आगे लेकर के चलता है। गुरु कभी किसी मामले में पीछे नहीं रहा। हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समय के अनुरूप सब चीज़ें हो रही, तो आप अंदाज़ा लगाइए ना, एक बार जब खेल शुरू होता है, रूल्स बनते हैं, तो रूल्स बनते हैं, उसके बीच में बदलाव नहीं होता है। आप उसमें जो चेंज करना चाहते हैं या कोई सिस्टम में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो उसको रिफॉर्म करिए तरीके से। उसके लिए डिपार्टमेंटल वर्कशॉप लगाइए, सेमिनार्स करवाइए, वो काफ़ी सफिशिएंट रहते हैं। तो ये करके आराम से इस तरह की, लेकिन इस तरह का बह का माहौल बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, और हम देश भर में देख रहे हैं लोगों के, यूपी में एक ऐसा केस भी हुआ, सुसाइडल केस। हम आपके माध्यम से शिक्षक समाज से अनुरोध भी करते हैं, मैसेज भी पास करना चाहते हैं, किसी भी तरह की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षक बहुत मजबूत है, बहुत ज्ञान का भंडार है, उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ज़रूरत है, हम ज्ञापन के माध्यम से हमारी बात सरकार के सामने ले जाने का प्रयास। अभी आपकी लड़ाई सरकार से नहीं है, अभी आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से है जी। सरकार से लड़ना आसान होता है, क्योंकि सरकार धरने प्रदर्शन से, इन बाकी आंदोलनों से सरकार में एक डर का माहौल पैदा होता है, क्योंकि सरकार को वोट चाहिए होती है। हर 5 साल के बाद सरकार आपके बीच आती है, उनको भी वोट चाहिए होता है। तो सरकार से मनवाना आसान होता है, सुप्रीम कोर्ट से मनवाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आप इस लड़ाई को, आपका संगठन इस लड़ाई को कैसे आगे लेकर जाएगा कि आप सुप्रीम कोर्ट से भी अपनी बात मनवा सकें? हम इसके लिए लीगली ओपिनियन लेंगे। अभी देश भर में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच जो दिल्ली का संगठन है, शिक्षक हित के लिए काम करता है, वो पूरी तरह से लीगली ओपिनियन लेकर के आगे का क्या कदम सही रहेगा उसके लिए उपयुक्त समय पर उपयुक्त डिसीजन लेगा। उसके लिए हम निश्चित रूप से शिक्षक समाज के लिए, हित के लिए सदैव तत्पर है, और आगे हर कदम पर शिक्षक समाज के साथ रहेंगे। आप ओपीएस को लेकर, पेंशन को लेकर अपने साथी कर्मचारियों को, अपने संगठन के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों को या भारतवर्ष के कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहोगे आज इस मंच के माध्यम से? आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन जो टेक्निकली लड़ाई लड़ रही है, उसके साथ साथ जहाँ हेड काउंट होने की ज़रूरत होती है वहाँ भी ज़रूरत होती है। उसके लिए हम 9 नवंबर 2025 जंतर मंतर सुबह 10 बजे अपनी ताकत के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सभी साथियों से देश भर में जहाँ भी आपके माध्यम से हमारी आवाज़ पहुँचे, वो साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जंतर मंतर पर पहुँचे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो निर्णायक मोड़ पर है। हमारी इस 9 नवंबर की जो धरना होगा, उसके लिए 2 मुख्य जो मांगे हैं
वो रहेंगी। एक तो हम चाहते हैं एसेंशियल सर्विस को 25 साल से 20 साल कर दिया जाए। दूसरा, हमारा जो कॉर्पस है वो विद इंटरेस्ट वापस कर दिया जाए। यही दो मुख्य मांगे हैं और हमें लगता है ये जो मांगे पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करते हैं, ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो निश्चित रूप से हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। और ये लड़ाई कहीं ना कहीं 9 नवंबर का जो धरना होगा वो एक मैसेज पास करेगा सरकार की तरफ से। जो भी होगा वो आगे जो मीटिंग होगी, हमें लगता है एक निर्णायक दौर रहेगा ये। तो आपके माध्यम से फिर 9 नवंबर जंतर मंतर डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के नेतृत्व में ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले इस आयोजन में पूरी ताकत के साथ पहुंचिए ताकि हम अपना मैसेज ये पास कर पाएँ कि कर्मचारी पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है, जगा हुआ है और अपने हक की लड़ाई के लिए तैयार है। विनोद जी, 9 नवंबर के बाद भी, आपके इस आंदोलन के बाद भी यदि सरकार आपकी बात फिर भी नहीं मानती है तो फिर आगे की आपकी रणनीति क्या होगी? सर, 9 नवंबर की मैंने पहले बताया 2 मुख्य मांगे रहेंगी। एक तो हम चाहते हैं एसेंशियल सर्विस जो 25 साल है उसको 20 साल कर दिया जाए। दूसरा, हम चाहते हैं जो हमारा कॉर्पस है, सरकार अपना कॉर्पस अपने पास रख ले, हमारा कॉर्पस है वो हमें विद इंटरेस्ट वापस देते। ऐसा कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सरकार कर सकती है। आपने कहा कि यदि ऐसी चीज़ें नहीं होती है तो हमें पूरी तरह से सरकार से उम्मीद है, निश्चित रूप से ये हमें देंगी। यदि नहीं होती है तो आपकी बात मान लेते हैं, नहीं होती तो पहला तो दिल्ली में, और नहीं संसद जंतर मंतर से दूर नहीं है, संसद भी घेराव की पूरी तैयारी कर लेंगे हम चाहते हैं आराम से सरकार हमारी जो नॉर्मल सी 2 बातें, कहीं भी कोई मुश्किल नहीं है, फाइनेंशियली कोई क्राइसिस नहीं है, भारत आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, वो दिन दूर नहीं है भारत आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र में गिनती में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है और जो विकसित राष्ट्र होते हैं उसके लिए कर्मचारी एक बहुत बड़ी पूंजी होती है। कर्मचारी और सरकार मिल करके राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं, सुदृढ़ बनाते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी 2 मांगे और हम पूरी तरह आशान्वित है। हमें लगता है कि 2026 तक चाहे सरकार उसका नाम कुछ भी रखे, हमें लगता है हमें विद कॉर्पस मिल जाएगा जो हमारा कॉर्पस है, और 50% प्लस डीए ये सरकार दे देगी। नाम चाहे उसका ओपीएस रखे, एनपीएस रखे, यूपीएस रखे, चाहे नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम ही क्यों ना रखे। लड़ाई हमारी किसी व्यक्तिगत राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, मांग सरकार से है, वार्ता सरकार से करेंगे, टकराव सरकार से करेंगे और बातचीत भी सरकार से ही करेंगे। कितनी उम्मीद है कि कितने कर्मचारी दिल्ली में इकट्ठे होंगे 9 नवंबर को, जिसके लिए आपको क्योंकि प्रबंध भी करने पड़ेंगे, व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी, पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी? हम पुलिस को इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। और दूसरी, हमें लगता है जंतर मंतर पर शायद पैर रखने की जगह नहीं होगी इतनी, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं जिस भी कर्मचारी के पास हमारी आवाज़ पहुंचेगी अपने हक के लिए, क्योंकि कहा जाता है ना, अपने हक के लिए कभी न्योते नहीं दिए जाते। जहां आवाज़ सुनाई देती है वहां कर्मचारी एकजुट होता है। निश्चित रूप से 9 नवंबर को सुबह 10 बजे जंतर मंतर पर कर्मचारी एकजुटता का परिचय देते हुए पूरी ताकत के साथ वहां पहुंचेंगे। तो ये थे विनोद यादव। आज इन्होंने बड़े ही व्यापक के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। इन्होंने मांग रखी कि ओल्ड पेंशन स्कीम या एनपीएस या यूपीएस जो भी सरकार लागू करे वो इनको मंजूर है, लेकिन उसमें कॉर्पस का ध्यान रखा जाए और एसेंशियल सर्विस का ध्यान रखा जाए कि 25 साल से घटाकर 20 साल कर दी जाए। और बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की अन्य बेंच में जाकर इस केस के एक याचिका दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेंगे। तो इनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनके फेवर में डिसीजन देगा। तो इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए पत्रिका संवाद के साथ।